दोस्तों अब बिना ज़्यादा समय गवाए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ 15 क्वेश्चन लिया है, पूरा जीके जैसे क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने आपको हिस्ट्री वाले भी वीडियोज़ में मैंने करवाया है आप लोगों के साथ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो हड़प्पा है दोस्तों अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। वहीं बात करें कालीबंगन, लोथल, आलमगीरपुर, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालीबंगन कहाँ है, कहाँ स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है, क्योंकि एक बार हड़प्पा पूछ चुका है तो आपके कालीबंगन पूछ सकता है, लोथल पूछ सकता है, आलमगीरपुर पूछ सकता है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर कालीबंगन की, तो कालीबंगन जो है दोस्तों वो हमारे राजस्थान इंडिया में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। आप इसे नोट डाउन करते जाना आप लोग। अगर दोस्तों हम बात करें लोथल, तो लोथल हमारा गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये सारा पॉइंट आप लोग नोट करना। वहीं आलमगीरपुर की बात करें दोस्तों, तो आलमगीरपुर जो है हमारा यूपी मेरठ में है, ठीक है। कहाँ है? मेरठ में ये स्थित है, आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एक बार एग्जाम में आपको हड़प्पा पूछा जा चुका है, तो अगले एग्जाम में हड़प्पा पूछे जाने के चांसेस कम, लेकिन कालीबंगन, लोथल, आलमगीरपुर पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। अब देखो दोस्तों, एक कर था चौथ, वो किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा, या मुगलों द्वारा, या खिलजियों द्वारा, या तुगलकों द्वारा। तो दोस्तों जो चौथ कर था वो मराठा द्वारा लिया जाता था, मराठों द्वारा लिया जाता था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और आपके एग्जाम में भी पूछे जा चुका ये प्रश्न है। अगर दोस्तों चौथ की बात करें, तो चौथ जो कर था दोस्तों, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे शिवाजी, वो ये कर लेते थे, ठीक है। चौथ के साथ एक और कर आता है मराठों से संबंधित, वो होता है दोस्तों सरदेश मुखी। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेना। सरदेश मुखी जो कर है दोस्तों, सरदेश मुखी, ठीक है। सरदेश मुखी जो कर होता है वो भी किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वो भी लगाया जाता है किसके द्वारा? मराठाओं के द्वारा ये कर लिया जाता था, ठीक है। कौन लेता था? तो शिवाजी लेते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ श्वेत महाद्वीप पूछा जा रहा है कि श्वेत महाद्वीप किसको कहते हैं। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, या डी यूरोप। काफ़ी इजी सवाल है दोस्तों। श्वेत महाद्वीप कहने का मतलब है कि पूरे बर्फ से ढका हुआ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। श्वेत महाद्वीप कौन है? तो अंटार्कटिका है, ठीक है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लाहौर दिल्ली बस सेवा को कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, जो लाहौर और दिल्ली बस सेवा है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सद्भावना एक्सप्रेस, या मैत्री एक्सप्रेस, या सदा ए सरहद कहा जाता है, या मिलाप। दोस्तों अगर हम बात करें लाहौर दिल्ली बस सेवा के बारे में दोस्तों, तो जो लाहौर दिल्ली बस सेवा थी दोस्तों वो 19 फरवरी 1999 ईस्वी को चलाई गई थी। इसकी शुरुआत हुआ था 19 फरवरी 1999 ईस्वी को। उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। जो लाहौर दिल्ली बस सेवा चलाई गई थी दोस्तों उसे सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है। और जब इस पे संसद पे हमला हुआ था तो इसे रोक दिया गया था 2001 ईस्वी में, लेकिन फिर बाद में 2003 ईस्वी में जाकर के इसे फिर से चालू कर दिया गया। दिल्ली से लाहौर तक इंटरनेशनल बस सर्विस यहाँ होती है, और लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आते हैं इस बस सर्विस के द्वारा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। अब देखो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा दोस्तों। अगर भूदान आंदोलन की बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे दोस्तों उन्होंने भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ऑप्शन एक वैशाली पे, या बी राजगृह पे, या सी बोधगया में, या डी सारनाथ में। काफ़ी बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सारनाथ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अब देखो दोस्तों, जब भी इनका नाम आता है तो एक क्वेश्चन और निकल के आता है यहीं से, और कई एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न कि जो गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे वो कौन से भाषा में दिए थे, तो दोस्तों वो दिए थे पाली भाषा में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मित्रों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि है? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री की, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की या इंदिरा गांधी की। अब देखो दोस्तों, यहाँ विजय घाट पूछा जा रहा है, तो विजय घाट के साथ साथ हम आपको अभी बताने वाले हैं कि महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू की समाधि को क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी की समाधि को क्या कहते हैं। कि अगर आपके एग्जाम में एक बार प्रश्न अगर विजय घाट से पूछ लिया गया तो अगला बार विजय घाट से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन हाँ इसी के बेस पे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। अगर विजय घाट की हम बात करें तो ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, लेकिन दोस्तों हम यही महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? काफ़ी ईजी है, राजघाट। ठीक है, वहीं अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है उसे शांतिवन कहते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, ठीक है, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन और महात्मा गांधी राजघाट और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। तो ये सारा पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा और एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उसे आप लोगों को जानना होगा, समझना होगा। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस का कोई और अंत है ही नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है यमयोत्तर। ठीक है, तो आप इससे ज़्यादा भयभीत मत होइए। यमयोत्तर कहने का मतलब है दोस्तों देशांतर, आप इसे कह सकते हो। ठीक है, यमयोत्तर को आप देशांतर बोल सकते हो, यानी कि प्रमुख देशांतर और प्रथम देशांतर। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री जो देशांतर है ग्रीनविच से होकर जो गुजरता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी निकल के आता है कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो किन किन देशों से गुजरता है, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर के बारे में तो ये प्रमुख यमोत्तर यानी कि देशांतर से होकर के गुजरती है, जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है। अब देखो दोस्तों, जो 0 डिग्री देशांतर है वो सिर्फ ग्रीनविच से तो शुरू होता है, लेकिन और कौन कौन से देशों से गुजरता है जरा इसके बारे में जानते हैं। आप इसे नोट डाउन भी कर लेना। नॉर्वेशियन सागर के से गुजरती है, ब्रिटेन से गुजरता है। ठीक है, जो 0 डिग्री देशांतर है ब्रिटेन से गुजरता है, फ्रांस से गुजरता है, स्पेन से गुजरता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अल्जीरिया से गुजरता है। ठीक है, ये सारा नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। माले से गुजरता है। ठीक है, फिर दोस्तों आपके घना से गुजरता है, उसके बाद दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। तो ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए 0 डिग्री देशांतर से, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा ये पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री देशांतर इनमें से कौन से देश से नहीं गुजरता। तो आपका सारा पॉइंट यहाँ पर पता होगा, तभी आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया? अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब की बात करें अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ विद्यार्थियों का सवाल था यहाँ पर, उनका कहना था कि सर हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो हम कहाँ से दें और कौन सा एप्लीकेशन बढ़िया होगा? तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ, सब ये अपना ही ऐप है, आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, बस दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना होगा और बिहार एसआई को आप लोगों का टेस्ट सीरीज देना होगा। ठीक है, बिहार एसआई का है, आपके कांस्टेबल एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं दोस्तों, और 4.6 रेटिंग भी इसे दिया गया है। देखो दोस्तों, अब इस टेस्ट को देने के लिए आपको कुछ फ़ी भी पेड करने होंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस फ़ी को आप पेड करोगे दोस्तों, तो पहले 100 विद्यार्थियों को मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर AK इंडिया कोड को वो यूज करते हैं दोस्तों, AK इंडिया 40 को, तो उनको 40% का डिस्काउंट मिलेगा उनके टेस्ट सीरीज के प्राइस में।
तो जाइए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और आप इस बिहार एसआई का पेपर को जरूर दीजिए, ताकि आप लोगों को अपना लेवल का पता चले। और ये जरूरी नहीं है कि बिहार एसआई का ही पेपर है दोस्तों, आपके कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से जा करके अपना टेस्ट सीरीज दे करके आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना स्कोरिंग कर रहे हो। तो ऑनलाइन आप लोगों को भी पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। अगर हम बात करें फ्लाइंग सिख, तो फ्लाइंग सिख दोस्तों आपको मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ठीक है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, यहाँ पर प्राकृतिक आया है, आप प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों देखना कि कृत्रिम पूछ रहा है या प्राकृतिक पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर बदल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। यहाँ अगर जापान की बात किया गया कि जापान पे प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था, तो दोस्तों इसे 1945 ईस्वी में गिराया गया था। 1945 ईस्वी में दोस्तों जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, अमेरिका ने दोस्तों 6 अगस्त, कब मैं आपको यहाँ डेट भी बता देता हूँ, 6 अगस्त और 9 अगस्त 2 डेट में परमाणु बम गिराए गए थे। और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोनों डेट वाइज दोस्तों, आपके प्लेस का भी नाम पूछता है। 6 अगस्त को दोस्तों, और एटम बम का भी नाम पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। 6 अगस्त को दोस्तों आप लोगों का जो बम गिराया गया था वो फैटमैन था। ठीक है, कौन सा था, ये फैटमैन आपका परमाणु बम गिराया गया था, जो कि दोस्तों आपको हिरोशिमा पे गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पे दोस्तों आप लोगों को ये जो एटम बम था वो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। ठीक है, जापान के ऊपर। वहीं 9 अगस्त की बात करें दोस्तों, तो जो 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था वो नागासाकी पे गिराया गया था। कहाँ, नागासाकी पे दोस्तों ये बम जो था वो यहाँ पर गिराया गया था। और वो बम का नाम क्या था दोस्तों, तो उस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या दोस्तों, लिटिल बॉय जो था उस बम का नाम था। ठीक है, जो एटम बम था। तो दोस्तों आपको ये सारा पॉइंट याद रखना होगा। अगर परमाणु बम से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था। पूछा जाए कि कौन से देश ने गिराया, तो अमेरिका ने गिराया। किस देश के ऊपर गिराया, तो जापान के ऊपर गिराया। कब गिराया, 1945 में, छोटा डेट 6 अगस्त और 9 अगस्त को। अगर ये भी पूछा जाए कि कौन सा बम, तो फैटमैन या लिटिल बॉय गिराया गया। कहाँ कहाँ गिराया गया, तो हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ बोलता हूँ कि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ बिल्कुल गलत हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को क्लियर करने का कोशिश करो। जब भी आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो ये चीज़ एक बार जरूर ट्राई करना, मजा आएगा उस टाइम पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। अब देखो दोस्तों यहाँ चेयरमैन पूछा जा रहा है, वो भी प्रारूप समिति का, तो कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो थे दोस्तों वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। ठीक है, और प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श जब किया था और फाइनल जो उसने सबमिट किया था दोस्तों वो कब किया था, तो 21 फरवरी 1948 ईस्वी को उन्होंने फाइनल सबमिट यहाँ पर अपना कर दिया था कि भाई ये फाइनल हो गया, अब आप लोग अपना देख लो। ठीक है, तो कौन थे चेयरमैन, तो भीमराव अंबेडकर। और फाइनल जो सबमिट हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, संविधान सभा की अपनी रिपोर्ट जब पेश किया गया था भीमराव अंबेडकर ने, तो वो 21 फरवरी 1948 ईस्वी को किए थे। ठीक है, चलिए आखिरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आखिरी प्रश्न ही हुआ है दोस्तों। यहाँ पूछा जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्चतम स्थान पर क्या होता है। अब देखो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्थान पर क्या होता है, सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। लेकिन इससे पहले ये भी जानना होगा कि आखिर इसमें किन किन का स्थान होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, जिला परिषद, उसके बाद दोस्तों आपको पंचायती समिति, और उसके बाद दोस्तों आपको ग्राम पंचायत जो होता है दोस्तों, ये 3 ही होते हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में। और पूछा जा रहा है कि सबसे सर्वोच्च कौन होता है,
तो जिला परिषद होता है। उसके बाद दोस्तों 1 नंबर पे जिला परिषद सबसे ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे आपके पंचायत समिति आते हैं और तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो ग्राम पंचायत आता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप जो द्वीप है उसकी राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों सिलवासा, दमन, कवरत्ती या हुबली, इसका सही जवाब क्या होगा। लक्षद्वीप की राजधानी पूछा जा रहा है और लक्षद्वीप हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवरत्ती, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ये पूरे केंद्र शासित प्रदेश की कमान संभालते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ये था सेट 53 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज का क्वेश्चन काफ़ी इजी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, तो आप लोगों को पसंद ही आया होगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी था। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। यहाँ पर सारे पीडीएफ मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, या तो आप www.akindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसे पढ़ सकते हो। साथ ही यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आपकी वीडियो आती है। खबरी पे AK इंडिया और रेलवे एग्जाम को फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शेयर किए जाते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं और मैंने जो ऑनलाइन सेट के लिए आप लोगों को बताया है तो उसे जरूर यूज़ कीजिए और सेट प्रैक्टिस उसे कीजिए, काफ़ी बढ़िया आप लोगों के लिए वो रहने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो आगे बनाते रहें। तो आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखिए। धन्यवाद।